शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। दिल्ली के अस्पतालों की सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत की सरजनिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में बाज मसाइल दरपेश हैं। लोग फौत हो रहे हैं लेकिन वहां कोई मौजूद ही नहीं है। दिल्ली में बेड्स की कमी है। सरकारी अस्पतालों में कई बिस्तर खाली पड़े हैं। मरीजों को निजी अस्पतालों में बेड लेने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली की सूरत हाल खौफनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को भी नोटिस भेजा है। इस मामले में 17 जून को अगली सुनवाई होना है। और वहीं मुल्क में कोरोना के मामलों में पिछले 4 दिनों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। कोरोना मुतासिरीन की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 10,956 मरीज पाए गए हैं। इसी के साथ मुल्क में कोरोना के मामले बढ़कर 2,97,535 हो गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 396 अफराद की कोरोना की जद में आने से मौत हुई है। इसके साथ ही मुल्क भर में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 8,498 तक पहुंच गई है। मुल्क में कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही महाराष्ट्र में मचाई। महाराष्ट्र में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 97,648 हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक 3,590 अफराद कोरोना की वजह से हलाक हुए हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा देखा गया। गुजरात में अब तक 1,385 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई। गुजरात में कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 22,032 हो गई है। हलाकतों की लिस्ट में दिल्ली का नंबर तीसरा है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 1,085 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल तादाद 34,687 हो गई है। मुल्क में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा हलाकतें मगरबी बंगाल में हुई हैं। मगरबी बंगाल में अब तक 442 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 9,768 हो गई है। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए 67 मामले सामने आए हैं। इस तरह से कोरोना मामलों की मजमूई तादाद 4,574 हो चुकी है। वहीं 52 अफराद कोरोना की वजह से हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब पूरे कश्मीर में लॉकडाउन जारी है। स्कूल, तालीमी इदारे और तिजारती मराकज़ बंद हैं। तकरीबन 3 महीने बाद आज मुल्क की मसाजिद में नमाज जुमा अदा की जा रही है। अब से कुछ देर पहले हैदराबाद की मस्जिद अजीज़िया में जुमे के इंतजामात का हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान ने जायजा लिया। लगातार 2.5 माह के बाद 8 जून को जब मसाजिद में अवाम को नमाज की इजाज़त दी गई थी, तो उसके बाद ये पहला जुमा है। आज हैदराबाद में तकरीबन तमाम मसाजिद में जुमा की नमाज का अहतमाम किया जा रहा है। सिवाय 2 मसाजिद को छोड़कर तारीख़ी मकाम मस्जिद और शाही मस्जिद बाक़-ए-आमा, इन दोनों मसाजिद में अभी भी आवाम को इजाज़त नहीं है कि वो आएँ और नमाज जुमा अदा करें। लेकिन जो दूसरी मसाजिद हैं वहाँ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ख़ास तौर पर हम शहर के मरकज़ी मुकामात पर मसाजिद का ज़िक्र करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर एक के बजाय 2 जमातों का अहतमाम किया जा रहा है। हम मस्जिद अजीज़िया हुमायूं नगर महदीपट्टनम पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं अभी अभी जो है यहाँ पर 1 बजे की जो जमात का अहतमाम हुआ था, थोड़ी देर के बाद 2 बजे के लिए जो है वो इंतज़ाम किया जाएगा। यहाँ पर आज नमाज जुमा के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार किए गए हैं। मुसल्लियान से ये कहा गया है कि वो बाज़ाब्ता घर से वज़ू करके आएँ। फेस मास्क लाजिम होगा। जब वो यहाँ आएँ तो उन्हें बाज़ाब्ता हैंड सैनिटाइज़र से उनके हाथ जो है वो साफ़ किए जाएंगे। और जब वो जमात के लिए खड़ेंगे तो बाज़ाब्ता जो है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल के तहत दोनों मुसल्लियान में, हर 2 मुसल्लियान में फासला रखा जाएगा। और जो खुतबे हैं वो जो मामूल के मुताबिक जो उर्दू में भी खुतबे हुआ करते थे वो आज सुनने को नहीं मिले। सिर्फ अरबी में जो खुतबा सानी होता है, मुख्तसर सा खुतबा, वही दिया गया। जमात की नमाज हुई है 1 बजे और 2 बजे फिर जो है नमाज का अहतमाम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हैदराबाद में आज नमाज जुमा का अहतमाम किया गया। लोग आ रहे हैं और एक तवील अरसे के बाद जुमा की नमाज जो है वो मसाजिद में बाज़ाब्ता इमाम के पीछे पढ़ते हुए अदा कर रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में छठे दिन भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 57 पैसे का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल 59 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। गुज़िश्ता 6 दिनों में पेट्रोल 3 रुपये 31 पैसे महंगा हुआ है। डीजल की कीमत गुज़िश्ता 6 दिनों में 3 रुपये 42 पैसे बढ़ गई है। ये बहुत महंगाई है और गरीब इंसान के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस महंगाई के दौर, इस लॉकडाउन के दौर में, और गरीब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम। महंगाई बढ़ेगी। अब ये चीज़ तो हमारे शहर के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको देखना और पीएम साहब को देखना है। तो ये करना चाहते हैं गरीबों की सुरक्षा और ये महंगाई थोड़ी कम हो। ये गरीब इंसान जो है भूख प्यास से परेशान हो रहा है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है गरीबों को देखना। जनता को इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि पहले से ही लॉकडाउन चल रहा है, लगभग 3 महीने होने को है। तो बल्कि तेल के दाम कम होने चाहिए, उल्टे बढ़ रहे हैं। और आर्थिक स्थिति आज जान ही नहीं, देख ही रहे हैं। उसके हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए ताकि हर चीज़ सस्ती हो जाए, लोगों को राहत मिले। सर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, पता नहीं किस तरह से वो अपना देश को चलाना चाहते हैं इस टाइम। और डेली अभी रोज़ पेट्रोल पे डीजल बढ़ रहे हैं, ये आम जनता के लिए थोड़ा सा मुसीबत तो है ही। और हर चीज़ को अभी कोरोना से अभी लड़ रहे हैं, उसमें सैलरी भी नहीं मिल पा रही पूरी तरह से, ऊपर से डीजल के पेट्रोल दाम बढ़ रहे हैं, तो दिक्कत तो है सर। इसमें कमाई तो है नहीं, ना नौकरी है, ना कोई कहीं से आमदनी है। फिर भी अब क्या करें, ऐसे तो चलना पड़ेगा। बच्चों को कभी हॉस्पिटल ले जाना है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी राशन लाना है, और इसमें कमाई है नहीं कोई। देख रहे हैं जो बढ़े रहे, हम तो सह नहीं कर रहे हैं जी, वैसे गलत है ये, टू मच, इतना नहीं होना चाहिए। ये तो सरकार की बहुत नाकामयाबी मेरे को लगता है, इसलिए क्योंकि देखिए एक तो मंदी है, कुछ रोजगार नहीं है। हम भी जॉब पे जाते हैं, उसमें भी सारे कंज्यूमर को बुलाया नहीं जाता, मतलब मेरे जैसे जो लोग हैं उनको बुलाया नहीं जाता। कुछ लोगों को घर पे ही रहना है और कुछ पैसे भी नहीं है, और लगातार ये पेमेंट जो पेट्रोल का रेट है ये बढ़ता जा रहा है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा ये है, खाने को पैसे नहीं रह रहे हैं अभी के टाइम पे, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हमें बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ के लिए। सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। देखिए सर, हम तो ऑफिस जाने वाले कॉर्पोरेट के अधिकारी हैं, काम करते हैं ऑफिसों में। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे कैसे हम लोग अपना रोजमर्रा का जिंदगी बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, ये तो बस प्राइस बढ़ा देते हैं। हम कैसे अपने आप को मैनेज करें, ना खाएं ना जाएं तो भी काम नहीं चलता। बस यही आम जनता का दुख कोई नहीं समझता है, हम तो परेशान हैं। बस सरकार से यही करेंगे कि एक बार हमारी तरफ भी देखें, थोड़ा कुछ दिन रिलैक्स कर सकते हैं, पेट्रोल रेट ना बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। देखो लॉकडाउन खुला है, मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात करता हूँ, मैं भी उसी से बिलोंग करता हूँ। तो उसमें क्या है कि वैसे ही इकोनॉमी तो कंट्री की डाउन हो रही है, दैट इज वन थिंग, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली पे भी उतना ही प्रेशर आया है। उसकी EMI कोई कम नहीं हुई है, उसकी स्कूल की फीस कोई कम नहीं हुई है, इसलिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है। ये भी एक तरीके से मार ही है। बट हाँ, देश की ग्रोथ है, देश की करेंसी मतलब इकोनॉमी को सुधारने के लिए जिस तरीके से पहले लिक्विड का बिजनेस को स्टार्ट किया गया, धीरे धीरे सारा स्टार्ट करा जा रहा है। तो इस तरीके से कॉमन बिजनेस पे कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन पेट्रोल के प्राइस इस तरीके से बढ़ना ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि हर तरीके से मिडिल क्लास वाला ही दब रहा है, उसको कहीं से भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बीते 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए से लेकर 2.5 रुपए तक का इजाफा हुआ है। और आज की यदि हम बात करें तो पेट्रोल में 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, 40 से 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और इसी तरीके से डीजल के दाम में भी 56 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। बीते 5 दिनों की बात करें तो पेट्रोल में 2 रुपये 18 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। आम लोग हैं, बीते 5 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप लोगों पे कोई असर है क्या? बहुत महंगाई है, काफ़ी महंगाई चल रही है। लॉकडाउन में जैसे धंधे पानी नहीं है। जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था उसके बाद लोगों के उद्योगों पर तो असर पड़ा ही, कामकाज पर भी असर पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है और जो लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो 8 जून को जो पेट्रोल के दाम थे 78 रुपये 80 पैसे, अब वो बढ़कर 80 रुपये 98 पैसे पहुँच गए, यानी कि इन 5 दिनों में पेट्रोल के दाम में 2 रुपये 18 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और बीते यदि 5 दिनों में डीजल के दाम की बात करें तो 2 रुपये 12 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और एक दिन में डीजल के दाम में 56 पैसे का इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार हर दिन तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं और अब लोगों के लिए मुश्किल इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से कामकाज लोगों का प्रभावित हुआ है उसके बाद महंगे पेट्रोल डीजल से कैसे पार पाएं। कैमरामैन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।
एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक और कामयाबी मिली है। फोर्सेस ने लश्कर तैयबा के एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट की शिनाख्त खचपुरा शोपियां के जाकिर अहमद खान के तौर पर हुई है। जाकिर ने हाल ही में मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की थी। मुसद्दिका इत्तला की बिना पर एक RR और SOG जैनपुरा ने खचपुरा का मुहासरा किया था। गिरफ्तार मिलिटेंट के कब्जे से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और दीगर सामान बरामद किया गया। उधर ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने सरपंच अजय पंडिता के कत्ल में मुलव्विस मिलिटेंटों की पहचान कर ली है। ज़राए के मुताबिक पंडिता के कत्ल में हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट मुलव्विस हैं। इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। जिला बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाला साकिब यूसुफ नामी नौजवान इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के चीफ एरिया मैनेजर के ओहदे पर फायज है। साकिब ऐसे पहले कश्मीरी नौजवान हैं जो कि इस ओहदे पर फायज हुए हैं। साकिब ने अपने गांव नागाम चाडूरा में इब्तिदाई तालीम हासिल की। AIEEE इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बाद साकिब ने NIT श्रीनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद साकिब ने सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी शुरू की। साकिब ने बाद में IRTS के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके चीफ एरिया मैनेजर का ओहदा पाया। साकिब का कहना यही है कि वो लोगों को सहूलत पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। साकिब ने कहा कि कश्मीरी नौजवानों में काफ़ी सलाहियतें हैं, मगर उनको मुस्बत कामों में बरूए कार लाने की ज़रूरत है। हमारे न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीउल्लाह से ख़ास बातचीत के दौरान साकिब ने कहा कि मंशियात, पत्थरबाजी और बंदूक उठाने वाले नौजवानों से समाज में बुरा असर पड़ता है। साकिब ने कहा कि क़याम अमन और तामीर और तरक्की के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। बचपन से ही आई वांटेड टू क्वालिफाई सिविल सर्विसेज एंड बी ए सिविल सर्वेंट। पहला कश्मीरी हूँ मैं जो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में हु हैज़ बीन पोस्टेड टू कश्मीर। सो मेरे लिए भी ये मतलब काफ़ी एक नया एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। एक्सपेक्टेशंस भी लोगों की बहुत ज़्यादा है कि देयर इज़ अ लोकल ऑफिसर हेयर हु इज़ वेल वर्स्ड विद द लोकल कंडीशंस। सो इवन द एक्सपेक्टेशंस जो मेरे स्टाफ से हैं, जो लोगों से हैं, वो भी बहुत हाई है। पर्सनली जो मैंने देखा है कि रेलवे इज़ द फर्स्ट विक्टिम ऑफ any law and order situation. We are hoping कि the conditions are more conducive for rail operations ताकि लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो पाया। Hopefully जो लोग हैं वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और हम ट्रेन ऑपरेशंस को बिना खलल के कंटिन्यूसली चला पाएँ। जो कश्मीरी यूथ है उनमें ट्रमेंडस पोटेंशियल है। आई हैव लिव्ड हियर, मैं यहीं से पढ़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि पढ़ाई में हम लोग बहुत ही आगे हैं। थोड़ा हमें मोर हार्ड वर्क करना चाहिए। वी नीड टू वर्क हार्डर। अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुनिया में, पूरी होल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। वी नीड टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़। वी नीड टू स्टडी हार्डर। पढ़ाई अच्छे से करना है, मेहनत करनी है। अपॉर्चुनिटीज़ हमारे दरवाजे पे खटखटाएंगे। ये जो पाथ है ड्रग्स, गन, स्टोन पैलेटिंग, ये पाथ उनको कहीं पे भी नहीं लेके जाएगा। इसका कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं है। व्हाट वी नीड इज़ हमारी लाइफ से लोगों को फ़ायदा हो, सोसाइटी को फ़ायदा हो। हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव, सोसाइटी, नेबर्स, वी शुड बी यूजफुल टू देम इन सम रेस्पेक्ट। दीज पाथ्स, ये तो एक तो खुद की लाइफ इससे ख़राब हो जाती है और इससे सोसाइटी में भी जो है मुज़र असरात पैदा होते हैं। एक ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन की वजह से सभी की माली हालत कमज़ोर होकर रह गई है, वहीं बेशतर निजी स्कूलों ने तलबा से फ़ीस जमा करने का मुतालबा कर डाला है। इस सिलसिले में पेरेंट एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि लॉकडाउन के दौरान उनसे फ़ीस वसूल न की जाए। वालिदैन ने यह भी कहा कि वो तब तक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे जब तक कि कोरोना के खात्मे के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो जाता है। इस साल कोरोना के वजह से हमारा पूरा पैसा वहाँ फंस गया। हम कहाँ से फीस लाएंगे? इस कश्मीर में कुछ मुफाद परस्त लोग हैं जो पहले ही फीस देते हैं। हमारे पास ना खाने के लिए पैसा है ना कुछ है, हम कहाँ से फीस दे देंगे? बहुत से लोग यहाँ खाने के लिए पैसा नहीं है और फीस, ये लोग कम से कम 20-25 सालों से स्कूल चला रहे हैं, 50 साल। ये लोग 3 महीने फीस एडजस्ट नहीं कर सकेगा।
इसलिए मेहरबानी करके आपके वसालत से हम इन गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं, इन स्कूल वालों को बोलना चाहते हैं, हमारा फीस माफ करिए। हम आपके वसालत से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि आप फिक्सेशन कमेटी मुकर्रर कीजिए। हम यकीन से कहते हैं जहां पर 4000 रुपये फीस लेते हैं वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये होंगे। जहां पर ये 2000 लेते हैं वहां पर ये 1000 रुपये फीस उनका बन जाएगा। हम देंगे, उस पर 20% हम सैलरी देंगे, देने के लिए तैयार हैं। वो देख लीजिए आप, पेरेंट्स जो हैं वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले फीस फिक्सेशन होनी चाहिए। मध्य प्रदेश से जहां तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली और साबिक वजीर लेबर अच्चन्नायुडू को आज सुबह एसीबी ने ईएसआई घपले मामले में श्रीकाकुलम से गिरफ्तार किया। अच्चन्नायुडू चंद्रबाबू नायडू हुकूमत में वजीर लेबर थे। अच्चन्नायुडू पर करोड़ों रुपए की उलटफेर का इल्जाम है। नायडू पर टेली हेल्थ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दवाइयों की खरीदी की मंजूरी दी थी। इस कंपनी ने असल कीमत से ज्यादा रकम हासिल की थी। उधर तेलुगुदेशम ने अच्चन्नायुडू की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत पर अच्चन्नायुडू का अगवा करने का इल्जाम लगा दिया। चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर दाखिला सुचरिता को इस सिलसिले में इस्तीफा देने का मुतालबा किया। इस वाक़े के लिए वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी को भी उन्होंने जिम्मेदार करार दिया। $988 కోట్లు ఈ 5 సంవత్సరాలుగా కానీ కేటాయించిన దాంట్లో 150 కోట్లు అక్కడ అవినీతి జరిగినట్టు ఈ ఏసీబీ దర్యాప్తులో చేరింది. దీంట్లో సికే రమేష్ కుమార్ డైరెక్టర్, ఎక్స్ డైరెక్టర్ అండ్ రిటైర్ అయిపోయారు ఆయన. అలాగే డాక్టర్ విజయ్ కుమార్, ఆయన కూడా ఒక డైరెక్టర్ రాజమండ్రి. అందులో మన ఎక్స్ మినిస్టర్ గారు, ప్రజెంట్ ఎమ్మెల్యే గౌరవ అచ్చెన్నాయుడు గారు ఈ స్కామ్లో ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు ఏసీబీ దర్యాప్తులో తేలిన తర్వాత వీళ్ళందరినీ కస్టడీలో తీసుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళందరినీ జ్యూరిడిక్షన్ జడ్జి గారు, ఏసీబీ కోర్టు జడ్జి విజయవాడ కోర్టులో వాళ్ళని ఏసీబీ వారు హాజరు పెడుతున్నారు. ఇందులో ఏంటంటే ఈ టెలి హెల్త్ అని ఒకటి ఉంది. టెలి హెల్త్లో ఇన్సూరెన్స్ చేసుకున్న ప్రతి మెంబర్కి కాకుండా ఎవరికైతే సర్వీస్ చేస్తారో వాళ్ళకే ₹80 వాళ్ళు టెలి సర్వీస్ ద్వారా వాళ్ళు కలెక్ట్ చేయాలి ఈ వీళ్ళు. అది కాకుండా వీళ్ళు ₹4.80 చొప్పున కలెక్ట్ చేసి, ఇదేంటంటే 100 కొంతమంది ఉంటే 1000 మంది మెంబర్స్ ఉంటే 1000 మంది చెప్పిన ఎవరికైతే సర్వీస్ చేశారో వాళ్ళకే కాకుండా మొత్తం అందరికి కూడా క్లెయిమ్ చేసి ఇక్కడ కూడా ఈ ప్రభుత్వ ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసినట్టు దర్యాప్తు వచ్చిందండి. कर्नाटक में 29 जून को कानून साज काउंसिल के 7 नशिस्तों के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। इस सिलसिले में साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान की क़यादत में कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर DK शिव कुमार से मुलाकात की। किसी एक मुस्लिम नुमाइंदे को काउंसिल के लिए मुंतखब करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के मुस्लिम नुमाइंदों ने कहा कि कानून साज काउंसिल में एक ईसाई और मुस्लिम नुमाइंदे सुबकदोश हो रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस पार्टी अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दे। चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम लोग पार्टी के ऊपर दबाव डालेंगे कि एक सीट मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को देना है। और उसके साथ साथ ये भी डिसाइड किया गया कि हम किसी का नाम उसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीदवार हैं, तो वो चॉइस पार्टी के ऊपर छोड़ देंगे और वो पार्टी चॉइस करेगी। खराब मैसेज जाता है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस जो है वोटों सिर्फ वोट लेती है, मुसलमानों का साथ नहीं देती, मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन बराबर नहीं देती बोलकर एक गलत मैसेज जाएगा। इसलिए मैं हाईकमांड हो या DK शिव कुमार साहब हमारे जो प्रेसिडेंट है उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस मरतबा जो MLC के अंदर जो 5 रिटायर हो रहे हमारे 5 माइनॉरिटी के अंदर, तो 1 या 2 मुसलमानों को तो आप मुसलमानों को MLC दी जाए। जो कार्यकर्ता है, जो पुराने लोग हैं, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, कुछ भी नहीं बनाया गया है, उनको ऐसे लोगों को दी जाए बल्कि मेरी डिमांड है। मुईनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह के सामने से दरगाह पुलिस स्टेशन के जरिए 20 से 25 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
दरगाह कमेटी के जरिए दरगाह के नौबत खाने पर दरगाह कमेटी का ताला लगाने का मामला सामने आया, जिस पर दरगाह का मुर्सी अमला अपने अहल खाना के साथ दरगाह के सामने धरने पर बैठ गया। मुर्सी अमले ने दरगाह कमेटी पर इल्ज़ाम लगाया कि दरगाह कमेटी लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर दरगाह के सामने नौबत खाने पर कब्जा करना चाहती है, जबकि मुर्सी अमले का कहना है कि उनके आबा और अजदाद के जरिए गुज़िश्ता 900 साल से दरगाह में नौबत बजाने की रस्म अदा करते आ रहे हैं। अब ये गलत बात है कि नहीं है नो की, ये बताओ। लॉकडाउन के अंदर ये हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं गरीबी का, आके ताले लगवा रहे हैं ये, इस वजह से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। ताले वगैरह क्यों लगवा रहे हैं, क्या कहते हैं? दरगाह नाजिम लगवा रहे हैं ताले। क्यों लगवा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो कब्जा करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, इस वजह से लगवा रहे हैं। उनकी नीयत में तो लॉकडाउन से पहले से ही खोट थी। इन्होंने सोचा अभी रास्ता साफ है, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई आएगा नहीं, झाँकेगा नहीं, ताकेगा नहीं, और पुलिस वाले भी इनका साथ दे रहे हैं इस चीज़ के अंदर। आज जो फैमिली बैठी है सब मौरूसी परिवार के अलग? जी हाँ, नहीं, सब हम एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के हैं, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कब से आप लोग ये व्यवस्था संभाल रहे हैं? संभालेंगे हम, मतलब जब तक ये, मेरी बात सुनो, 900 साल हो गए, 900 साल हो गए संभालते हुए। हमारी पुरखे करती हुई आ रही है, 8 महीने से संभाल रहे हैं। सिर्फ 8 महीना मिलता है, और उसके अंदर भी ये नियत लगा के बैठे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम इस पर कब्जा कर लें। झारखंड के 1 दर्जन से ज़ायद ग्रांट शुदा मदरसों के मुलाजमीन ग्रांट की रकम के लिए दफातर का चक्कर लगा रहे हैं। इन मदरसों का ग्रांट लॉकडाउन से कबल मंजूर हुआ था। रियासत के 592 मदरसों से 43 मदरसों को एक लंबी जद्दोजहद और जांच के बाद 2014 में ग्रांट फराहम करने की मंजूरी मिली, लेकिन इन्हें भी वक्त पर रकम फराहम नहीं की जा रही। लॉकडाउन से पहले ऑनलाइन दरख्वास्त के बाद 30 मदरसों के लिए ग्रांट मंजूर की गई। इसका अनुदान का जो मामला है वो अभी तक जो है 30 में 26 मदरसे जो है ऑनलाइन का प्रस्वीकृति हुआ था, और इन लोगों को जो है 1,80,000 रुपया 2004 की नियमावली के अनुसार मिलना था। मगर कुछ मदरसों को जो है ये कोरोना वायरस से कबल जो है, ये 31 मार्च से कबल जो है, कुछ मदरसों को बैंक में जो है पैसा आ गया, और कुछ मदरसों को ये कहा गया पदाधिकारी के अनुसार कि आप लोग को ये लॉकडाउन ख़त्म होने के पश्चात जो है चेक के मार्फत दे दिया जाएगा। अब ये पता चल रहा है कि जो है वो पैसा जो है विड्रॉल कर गया है, और जिससे जो है मदरसे और असातिज़ा कराम के सामने जो है भूखमरी की नौबत आ गई है, और हम लोग जो है बहुत परेशान हैं। झारखंड में जो है टोटल जो है 43 प्रस्वीकृति मदरसे हैं, जिसमें से जो है सारी प्रक्रिया को जो फुलफिल करने में जो है 30 मदरसे आते हैं, और 30 में भी जो है कुछ कमी बेसी होने के वजह से डीओ के कार्ड छाट पर जो है 26 मदरसे हुए, और 26 में भी मुश्किल से जो है 10-12 मदरसों को जो है अनुदान की राशि जो है वो अकाउंट के मार्फत से मिली है, और बाकी मदरसों को अब तक जो है नहीं मिल पाया है। झारखंड में पहले से 186 मदरसा बिहार से ही स्वीकृत था, और विगत सरकार ने कुछ ऐसे नियम बना दिया था जो भौतिक सत्यापन के नाम पर मदरसों को काफ़ी उलझा दिया था। और ये मदरसा का अब जो स्वीकृति मैंने परमिशन मिला था विद्युत मदरसा, वो उसी ग्राउंड में मिला था कि उसका जमीन, उसका बिल्डिंग कहाँ का फुलफिल का दिया था। लेकिन झारखंड सरकार आने के बाद जो विगत सरकार ने ऐसा कुछ नियम बना दिया, तो पहले तो हम लोग उसी से जूझ रहे। 186 मदरसा को पेमेंट मिले, उसमें करीब 69 मदरसा को मिला है 2 बार में, और बिहार से आने के पहले ही कुछ मदरसा ने नए तरीके से इस्टेब्लिशमेंट दिखाया था कि हमको भी अनुदान मिलना चाहिए, और हमको यहाँ पर जो है शिक्षा कितना है अपना दिखाया था। इस वक्त की अहम खबर, सरहद पर नेपाल पुलिस की फायरिंग हुई है। बिहार के सीतामढ़ी में नेपाल पुलिस की फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई है, दीगर 2 जख्मी बताए गए हैं। एसएसबी के डीजीपी का बयान सामने आया है। फायरिंग का वाकया नेपाल के हुदूद के अंदर पेश आया। हालात फिलहाल काबू में बताए जा रहे हैं। तो सरहद पर नेपाल पुलिस की फायरिंग, बिहार के सीतामढ़ी में एक शख्स की मौत। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।